Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। मित्रों, रीट एग्ज़ाम 2021 हेतु साइकोलॉजी का टेस्ट नंबर 36 लेकर आया हूं, जिसमें मनोविज्ञान के बहुत ही शानदार अप्लाइड और फैक्ट पर आधारित क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। साथियों, नए पैटर्न पर आधारित 20 प्रश्न इस वीडियो में आपको मिल जाएंगे। ज़्यादा बड़ा वीडियो बनाता नहीं हूँ, 20 प्रश्न मैक्सिमम 20 मिनट के लिए। तो साथियों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसके बाद मैं आपको बता दूं साथियों, शिक्षण विधियों का टेस्ट आ रहा है, निष्ठा प्रशिक्षण वगैरह और कोविड-19 से संबंधित, और इनके अलावा कुछ स्पेशल प्रश्न आप मान सकते हो। नए, बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित प्रश्न है वो शिक्षण विधियों के। कुछ विशिष्ट मानो, कुछ विशेष मानो, 2021 क्या 2022 का पैटर्न मान सकते हो उसको आप। मतलब इतना शानदार पैटर्न है, आप ज़रूर देखिएगा। इसके बाद 8 बजे वो वीडियो आ रहा है साथियों, ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, पावलोव के सिद्धांत अनुसार अनुबंधन स्थापित होने के बाद यदि बार बार अनुबंधित उद्दीपक ही प्रस्तुत किया जाए तो अंततः अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाती है, जिसको कहा जाता है अनुक्रिया अवरोधन, उद्दीपक अवरोधन, विलोपन, सामान्यीकरण और विलोपन। तो मित्रों, प्रश्न संख्या 1 में राइट आंसर बताइएगा। मित्रों, इसका जो राइट आंसर है वो बताने से पहले थोड़ा प्रश्न को समझेंगे। पावलोव ने जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत दिया है उसमें उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है। उद्दीपक कैसा? अनुबंधित उद्दीपक के बीच में संबंध स्थापित होता है। अब यदि अनुबंधित उद्दीपक से अनुबंधन हो गया है साथियों, तो उसके बाद में यदि बार बार उसको ही आप प्रस्तुत करते हो तो अनुबंधित अनुक्रिया समाप्त हो जाएगी। जैसे मान लीजिए इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, तो यदि भोजन के देने से तो लार आती ही है, लेकिन घंटी से भी लार आने लग जाए और बार बार घंटी बजाओ और भोजन नहीं देंगे, तो फिर वो समझ जाएगा कि यार ये सिर्फ लार ही बाहर ला रहा है, भोजन तो ये दे ही नहीं रहा है। तो साथियों, इससे क्या होगा, जो अनुबंधित अनुक्रिया है वो समाप्त हो जाती है। इसको पावलोव के द्वारा नाम दिया गया है विलोपन। क्या नाम दिया गया है साथियों? विलोपन। कि अनुबंधित अनुक्रिया का यदि विलोप हो जाता है, यदि समाप्त हो जाती है, तो उसको ही विलोपन कहते हैं। मित्रों, चौथा विकल्प आपका प्रश्न नंबर 1 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2, डिसलेक्सिया है भोजन विकार, मानसिक क्षति विकार, अधिगम विकार और पठन विकार। तो मित्रों, प्रश्न नंबर 2 में देखिए, भोजन विकार को डिसलेक्सिया कभी भी नहीं कहा जाएगा, बिल्कुल गलत है। भोजन विकार हम इसको नहीं कहते हैं। भोजन विकार अलग होता है साथियों, बुलिमिया वगैरह ये चीज़ें इसके अंतर्गत आती है। ये मानसिक क्षति विकार भी नहीं है, अधिगम विकार भी नहीं है, बल्कि डिसलेक्सिया को पठन विकार के नाम से जानते हैं साथियों। डिसलेक्सिया पठन संबंधी निर्योग्यता जिन बालकों में पाई जाती है वो डिसलेक्सिया से ग्रस्त होते हैं। तो चौथा विकल्प आपके दूसरे क्वेश्चन में सही है। मैं वापस बता रहा हूँ कि 8 बजे शिक्षण विधियों का स्पेशल वीडियो आ रहा है, उसको जरूर से जरूर देखना है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, मांसपेशीय क्रियाओं का संबंध नहीं है गति से, शरीर क्रियाओं से, संज्ञानात्मक क्रिया से और इनमें से सभी। तो साथियों, मांसपेशी क्रियाओं की अगर हम बात करें तो मांसपेशी क्रियाएं हमारी गति को भी नियंत्रित करती है। गति का सारी चीज़ें, गतियां जो हमारा शरीर गति करता है, हम हाथ पैर वगैरह इधर उधर करते हैं, सारी चीज़ें, और जो शारीरिक क्रियाएं, ये सभी मांसपेशी क्रियाओं में आती है। लेकिन साथियों, मैं आपको बता दूं, संज्ञानात्मक क्रिया मांसपेशियों से संबंधित नहीं होती है, इसलिए तीसरा विकल्प आपका राइट रहेगा। क्योंकि संज्ञानात्मक क्रिया तो मस्तिष्क से संबंधित होती है, मांसपेशियों से इनका कोई संबंध नहीं होता है साथियों। तीसरे क्वेश्चन में तीसरा ही विकल्प राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 4 पर। तो मित्रों, चौथा क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरक ज़्यादातर किन परिवार के बच्चों में पाया जाता है? वह परिवार जिनकी सामाजिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं होती है, वह परिवार जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, वह परिवार जो प्रगतिशील हो, और वह परिवार जो दूसरों के अधीन रहना पसंद करता हो।
तो मित्रों उपलब्धि अभिप्रेरक की यदि हम बात करें तो जो परिवार दूसरों के अधीन रहेगा उनमें उपलब्धि अभिप्रेरक सबसे कम पाया जाता है। सामाजिक स्थिति अधिक सुदृढ़ नहीं रहेगी, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करेंगे तो वहाँ पर भी बहुत ही कम चांस है कि वहाँ पर जो बच्चे रहते हैं उनमें उपलब्धि अभिप्रेरक हो। हाँ होता है लेकिन बहुत कम। लेकिन साथियों जो प्रगतिशील परिवार के बच्चे हैं उनमें बहुत ज़्यादा उपलब्धि अभिप्रेरक पाया जाता है, सामान्यतः है। तो चौथे प्रश्न में तीसरा विकल्प सही है साथियों। आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 5 पर। मित्रों 5वां क्वेश्चन है, कमजोर संप्रेषण व रूढ़िबद्ध व्यवहार किसके लक्षण हैं? संतुलन के, परिपक्वता के, अधिगम अक्षमता के और स्वलीनता के। तो साथियों बात करें कमजोर संप्रेषण, संप्रेषण का मतलब जो हमारे विचार उत्पन्न होते हैं हमारे अंदर उनको हम दूसरों तक पहुंचाते हैं भाषा के माध्यम से, तो वो उसको ही संप्रेषण कहा जाता है। तो वो अगर कमजोर हो, रूढ़िबद्ध व्यवहार हमारा हो तो उसको स्वलीनता के लक्षणों के अंतर्गत रखा जाता है साथियों। किसके अंतर्गत? स्वलीनता। साथियों चौथा विकल्प यहाँ पर सही रहेगा 5वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 6 को। आरटी 2009 की किस धारा में दुर्लभ व वंचित वर्ग के बालकों के लिए प्रत्येक निजी विद्यालय में 25% सीटें आरक्षित होती है? धारा 3, धारा 10, धारा 12 और धारा 38। तो साथियों सभी ने पढ़ी रखा होगा आरटी एक्ट 2009 जिसमें कुल 38 धाराएं हैं। तो इन 38 धाराओं में से वो कौन सी धारा है जिसमें ये बताया गया है कि जो प्राइवेट या निजी विद्यालय होते हैं उनमें 25% सीटें जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं उन बच्चों के लिए आरक्षित रहेगी, उनका जो खर्च है वो गवर्नमेंट वहन करेगी। तो साथियों ऐसा धारा 12 में, धारा 12 तीसरा विकल्प सही है, इसमें वर्णित किया गया है मित्रों। छठे क्वेश्चन में तीसरा सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 7 पर। तो साथियों 7वां क्वेश्चन है, निम्न में से व्यक्तित्व आकलन को कौन सी विधि प्रक्षेपण से संबंधित है? व्यक्तित्व आकलन की है ये ना, थोड़ा मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। निम्न में से व्यक्तित्व आकलन की कौन सी विधि प्रक्षेपण से संबंधित है? कहानी रचना, प्रश्नावली, जीवन इतिहास और साक्षात्कार। तो साथियों व्यक्तित्व आकलन की प्रक्षेपी अप्रक्षेपी ये विधियां होती है। तो देखिए प्रश्नावली, साक्षात्कार, जीवन इतिहास ये अप्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है, जबकि जो कहानी रचना है वो प्रक्षेपी विधियों के अंतर्गत आती है। प्रक्षेपी विधियां क्या होती है साथियों? जिसमें व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति अगर कहानी की रचना करेगा तो खुद के विचार भी उसमें इंक्लूड करेगा, वो जोड़ेगा वो, तो वो विचार कहाँ से उत्पन्न होंगे? अचेतन मन से, जिससे उसके अचेतन मन का अध्ययन किया जा सकेगा। तो साथियों इस प्रकार प्रथम विकल्प 7वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। नाच न जाने आंगन टेढ़ा में कौन सी समायोजन की विधि प्रयोग हो रही है? विपरीत रचना, विस्थापन, प्रतिगमन और प्रक्षेपण। तो मित्रों प्रश्न संख्या 8 का सही आंसर बताइएगा। प्रश्न पूछ रहा है नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब नाचना तो आता नहीं है और कह रहे हैं कि आंगन टेढ़ा है इसलिए मुझसे नहीं नाचा जा रहा है। तो साथियों यहाँ पर मतलब कमी तो खुद में है, लेकिन दूसरे के ऊपर आरोप जब लगाया जाता है तो उसको प्रक्षेपण कहते हैं। प्रतिगमन में पूर्व की अवस्था में लौट जाता है। विस्थापन में जो गुस्सा है वो डिस्प्लेसमेंट जिसको हम कहते हैं अपने से निम्न स्तर के लोगों पर निकाला जाता है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही रहेगा 8वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 9 पर। मित्रों 9वां क्वेश्चन है, वह मानसिक विकार कौन सा है जिसमें व्यक्ति को यह भ्रम हो जाता है कि उसके शरीर के कुछ अंग बहुत छोटे या अपूर्ण हैं? डिस्मोर्फिया, बुलिमिया, अफेजिया और डिसलेक्सिया। तो साथियों डिसलेक्सिया तो अभी हमने पढ़ा था। डिसलेक्सिया में क्या पढ़ा था? पठन संबंधी विकार होता है ये। बुलिमिया भोजन संबंधी विकार होता है। और वह मानसिक विकार जिसमें व्यक्ति को क्या भ्रम हो कि उसके शरीर का कोई अंग बहुत छोटा है या अपूर्ण है, अधूरा है, तो इसको डिस्मोर्फिया कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? डिस्मोर्फिया। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा आपके 8वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे मित्रों 9वां प्रश्न। वह परीक्षण जिसमें बच्चों को प्रारंभिक बिंदु से लेकर अंतिम बिंदु तक सही रास्ता खोजना होता है कहलाता है? कूट संकेत, भूल भुलैया, वस्तु संकलन, ब्लॉक निर्माण। तो मित्रों देखिए व्यक्ति क्या कर रहा है कि जैसे उसके ये प्रारंभिक बिंदु है ये वाला, यहाँ से लेकर के ये अलग अलग ये रास्ते बना रखे
अब आपको किसी रास्ते में से गुजर के यहाँ तक जाना है साथियों, तो इस प्रकार से जब हम किसी एक रास्ते का चुनाव करके वहाँ तक पहुँचते हैं तो ऐसी विधि को, ऐसे परीक्षण को भूल भुलैया कहा जाता है साथियों। क्या कहा जाता है? भूल भुलैया कहा जाता है। दूसरा विकल्प आपके 9वें क्वेश्चन में सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे। हॉवर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि सिद्धांत बल देता है। गार्डनर ने जो बहुबुद्धि सिद्धांत दिया है, सभी ने पढ़ रखा होगा इनके सिद्धांत को। पहला है शिक्षार्थियों के अनुबंधित कौशलों का, सामान्य बुद्धि का, विद्यालय में आवश्यक समान योग्यताओं का और प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर। तो मित्रों, बहुबुद्धि सिद्धांत में इन्होंने अनेक प्रकार की बुद्धि बताई है और इन्होंने कहा है कि प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। अतः 10वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही रहेगा साथियों। प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यताओं पर यह सिद्धांत बल देता है। 10वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प सही है। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 11 की ओर। तो साथियों, प्रश्न नंबर 11 आपके है, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य है। समावेशी शिक्षा का नाम सभी ने सुन रखा होगा। इसका अर्थ यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो पहला विकल्प देखिएगा मित्रों, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना ही समावेशी शिक्षा है, अथवा शिक्षण का एक विशेष तरीका है जिसमें सभी बालक सीख सकते हैं। तीसरा विकल्प, समावेशी शिक्षा कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना है, या समावेशी शिक्षा शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना है। तो साथियों, समावेशी शिक्षा की बात करें तो इसका अर्थ होता है कि जो विभिन्न अलग अलग जो बुद्धि वाले बालक है, अलग अलग जो रोगों से या फिर मानसिक रोगों से जो ग्रस्त बालक होते हैं, सामान्य बालक, मंदबुद्धि बालक, प्रतिभाशाली बालक, इन सभी को यदि आप एक जगह बिठा कर के शिक्षा दो तो उसको ही समावेशी शिक्षा कहा जाता है साथियों। मतलब जो नियमित रूप से विद्यालय चलते हैं उनमें सभी प्रकार के बालकों को बिना किसी भेदभाव के पढ़ाया जाता है तो उसको ही क्या कहा जाएगा? समावेशी शिक्षा कहा जाएगा साथियों। 11वें क्वेश्चन में आपके प्रथम विकल्प सही रहेगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 देखेंगे साथियों। तो 12वां क्वेश्चन मित्रों, 12वां क्वेश्चन आपके हैं, बुद्धि और विकास है एक दूसरे के समान है, एक दूसरे के विरोधी है, एक दूसरे के पूरक है, या एक दूसरे से आगे है। तो साथियों, बुद्धि और विकास ये सारी चीज़ें जब ऐसे पूछी जाती है तो मैंने 10 बार बता रखा होगा, इनको एक दूसरे की पूरक बताना है। आपको क्या बताना है? एक दूसरे के पूरक है। वृद्धि विकास, यहाँ पर वृद्धि विकास लिखा था, यहाँ पर सॉरी बुद्धि और विकास लिखा गया। तो मित्रों, वृद्धि और विकास लिखा था मैंने, वृद्धि और विकास। तो साथियों, यहाँ पर आपको चेंज कर लेना है, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने इस चीज़ पे। मतलब टाइपिंग में ऐसा हो जाता है, लिखा तो मैंने वृद्धि था लेकिन बहुत सारे शब्द आते हैं वहाँ पर बुद्धि भी आ गया होगा। जैसे मैंने क्लिक किया तो वहाँ पर बुद्धि लिखा गया, लेकिन साथियों ये क्या है? वृद्धि है, वृद्धि और विकास। तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं। अगर बात करूं मैं इसी प्रश्न की बुद्धि और विकास की, तो फिर ये भी एक दूसरे के पूरक ही है साथियों। बुद्धि और विकास दोनों को भी एक दूसरे के पूरक माना जाता है और वृद्धि और विकास दोनों को भी एक दूसरे के पूरक माना जाता है। चाहे यहाँ वृद्धि की जगह बुद्धि लिखा गया है, लेकिन ये भी गलत नहीं है, ये भी बिल्कुल सही हो गया प्रश्न। मतलब गलत लिखने पर भी प्रश्न क्या हो गया? सही हो गया। एक और नया प्रश्न आपके सामने आ गया। तो इनको एक दूसरे के क्या मानना है? पूरक मानना है, चाहे वृद्धि विकास हो चाहे बुद्धि विकास हो। क्या मानना है साथियों? एक दूसरे के पूरक ही। तो मतलब 12 की जगह 2 क्वेश्चन आपको मिले, आप ये समझ सकते हो। चलिए आगे बढ़ेंगे साथियों प्रश्न नंबर 13 पर। उपलब्धि अभिप्रेरण का सिद्धांत किनके द्वारा प्रस्तुत किया गया? फ्रायड व युंग, जंग भी लिखा जाता है कहीं पर। मैक्लेलैंड व एटकिंसन, मैक्लेलैंड व मैकडूगल और एटकिंसन व मिलर। तो साथियों, उपलब्धि अभिप्रेरणा, उपलब्धि अभिप्रेरणा का मतलब होता है कि वह व्यक्ति जो समाज में निरंतर उच्च स्थिति में जाना पसंद करते हैं और कोई भी ऐसा कार्य नहीं करते हैं जिनसे उनके मान सम्मान में हानि हो, मान सम्मान को ठेस पहुँचे, हमेशा उच्च स्तर की ओर बढ़ना चाहते हैं, ऐसे लोगों में उपलब्धि अभिप्रेरक पाया जाता है। और ये डेविड मैक्लेलैंड व एटकिंसन के द्वारा दिया गया है साथियों। सेकंड विकल्प आपका सही है 13वें क्वेश्चन में।
चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 14 पर। निम्न में से अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना जाता है? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य और इनमें से सभी। तो मित्रों, अभिप्रेरित शिक्षण की अगर हम बात करें तो शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य अभिप्रेरित के अंतर्गत नहीं आता है साथियों, क्योंकि शिक्षक द्वारा उपचारात्मक कार्य कब किया जाएगा? निदान के पश्चात। तो साथियों, निदान के पश्चात उपचार किया जाएगा, तो ये अभिप्रेरित शिक्षण का है। अभिप्रेरित शिक्षण का मतलब है ऐसा शिक्षण जिसमें छात्र अभिप्रेरित हो रहे हो। तो साथियों, अभिप्रेरित किसमें होंगे? विद्यार्थियों द्वारा प्रश्न पूछना, इनमें से सभी नहीं आएगा यहाँ पर, ओनली प्रथम विकल्प ही सही है। क्योंकि छात्र अगर प्रश्न पूछते हैं मित्रों, तो छात्रों के द्वारा यदि प्रश्न पूछा जाता है तो मतलब वो उस चीज़ को सीखने के लिए आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। अतः प्रथम विकल्प ही ऐसा है जो बता रहा है कि इसमें आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं छात्र, इसलिए प्रथम विकल्प ही सही है। वैसे इस प्रश्न के लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो कि भाई हमारे हिसाब से कौन सा है, ये है। वैसे बहुत सारे स्टूडेंट हो सकता है स्टूडेंट चौथे विकल्प पे राइट बताए कि सर प्रश्न नंबर 14 में चौथा सही है, लेकिन साथियों मेरे अनुसार तो मैं प्रथम ही बताऊंगा, क्योंकि अधिकतम उपस्थिति जरूरी नहीं है, घर वालों के दबाव के कारण भी तो हो सकती है। घर वालों के दबाव के कारण भी अधिकतम उपस्थिति हो सकती है साथियों। इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा कहाँ दिख रही है? इसलिए फिर हम इन प्रश्न विकल्पों को गलत कर रहे हैं। ओनली प्रथम विकल्प ही सही है 14वें क्वेश्चन में। चलिए प्रश्न नंबर 15। इनमें से एक प्रेरणा का कार्य नहीं है। यह व्यक्ति के अंदर ऊर्जा प्रदान करती है, यह तर्क शक्ति बढ़ाती है, यह व्यवहार को बनाए रखती है और यह व्यवहार को निर्देशित करता है। तो साथियों, कौन सा प्रेरणा का कार्य नहीं है? मित्रों, जो प्रेरणा है वो व्यक्ति के अंदर ऊर्जा भी प्रदान करेगी, वो व्यक्ति के व्यवहार को बनाए भी रखती है कि जो व्यवहार वो करना चाहता है लक्ष्य के लिए उसको। जैसे अभी आप रीट में सिलेक्शन चाहते हो तो आपका ये तो लक्ष्य है। अब आप यदि आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, प्रेरित है, प्रेरणा आपके पास है, तो आप बिल्कुल अच्छे से अच्छी तैयारी करोगे साथियों। मतलब आपका जो तैयारी करने का व्यवहार है वो बना रहेगा। व्यवहार को यह निर्देशित भी करेगी, लेकिन यह तर्क शक्ति बढ़ाती है। तो अभिप्रेरणा कभी भी तर्क शक्ति नहीं बढ़ाएगी साथियों। दूसरा विकल्प आपके 15वें क्वेश्चन में राइट है। चलिए आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 16 पर। मित्रों, 16वां क्वेश्चन है आपके, निम्न में से कौन सी सामाजिकरण की निष्क्रिय एजेंसी है? स्वास्थ्य क्लब, परिवार, इको क्लब और सार्वजनिक पुस्तकालय। तो मित्रों, परिवार तो बिल्कुल निष्क्रिय की जगह सक्रिय एजेंसी है। इको क्लब और स्वास्थ्य क्लब दोनों सक्रिय एजेंसी में आती है, निष्क्रिय में नहीं आती है। लेकिन जो सार्वजनिक पुस्तकालय है साथियों, उसको सामाजिकरण की प्रक्रिया में निष्क्रिय एजेंसी कहा जाता है साथियों। चौथा विकल्प आपका सही है 16वें क्वेश्चन में। चलिए आगे बढ़ेंगे मित्रों प्रश्न नंबर 17 पर। तो 17वां क्वेश्चन है, अहम शक्ति एवं सामाजिक लक्षण है प्रवृत्ति, अभिप्रेरणाशील गुण और संवेग। मित्रों बताइए राइट आंसर 17 में। तो साथियों, जो अहम शक्ति है और जो सामाजिक लक्षण है, ये दोनों ही चीज़ें शील गुण है। शील गुण के बारे में पढ़ा होगा आपने। एक तो आरबी केटल और एक आलपोर्ट, दोनों का ही नाम चलता है शील गुणों में, आलपोर्ट का और आरबी केटल का। मैं आपको बता दूं, अगर शील गुण में से क्वेश्चन आया तो दोनों में से आएगा, या तो आरबी केटल में से आ जाएगा या आलपोर्ट में से, और क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है साथियों। तो यहाँ आपका तीसरा विकल्प है 17 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। निम्न में से कौन सा भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करता है? परिपक्वता, अभिप्रेरणा, स्वास्थ्य और लंबाई एवं वजन। तो साथियों, अभिप्रेरणा तो भाषा के विकास को पूर्ण रूप से प्रभावित करेगी, स्वास्थ्य और परिपक्वता भी प्रभावित करेंगे, लेकिन व्यक्ति की जो लंबाई है, वजन है कि भाई उसका कितना वजन है, वो कितना लंबा है, ये चीज़ें कभी भी भाषा के विकास को प्रभावित नहीं करती है। ये तो गति और शक्ति को, शारीरिक विकास को ऐसे प्रभावित करती है साथियों। तो चौथा विकल्प आपका सही है 18वें क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19। विकास शुरू होता है उत्तर बाल्यावस्था से, प्रसव पूर्व अवस्था से, शैशवावस्था से और जन्म से। तो मित्रों, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें वृद्धि की, तो वृद्धि जन्म से आरंभ होती है और विकास
प्रसव पूर्व अवस्था मतलब गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज है साथियों ये। अगर प्रश्न आए कि विकास आरंभ होता है तो गर्भ में, माँ के गर्भ में जब बालक रहता है तभी उसका विकास आरंभ हो जाता है, मतलब जिसको प्रसव पूर्व अवस्था भी कहते हैं। जबकि अगर यूं प्रश्न आता साथियों कि वृद्धि शुरू होती है तो फिर जन्म से आपका राइट आंसर होता फिर। तो मित्रों दूसरा विकल्प 19वें क्वेश्चन में सही है। अंतिम और 20वां क्वेश्चन, लेकिन क्या आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है साथियों? अगर नहीं कर रखा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें साथियों। बेल आइकन यदि आप दबा लेते हो तो हमारे नए वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास मिल जाएंगे और नया नया कंटेंट आपको बड़ी ही आसानी से निःशुल्क प्राप्त हो जाएगा साथियों। तो चलिए 20वां क्वेश्चन, किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप निम्न में से क्या होना चाहिए? भाषा विकास, संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा, रोगों से बचाव के लिए शिक्षा और पालन पोषण की शिक्षा। तो मित्रों किशोरावस्था, एडोलसेंस जिसको हम कहते हैं, जनक कौन है किशोरावस्था के? स्टैनले हॉल। मित्रों अगर बात करें किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप की तो बालक को शिक्षा के स्वरूप के अंतर्गत संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा दी जानी चाहिए। मित्रों जो किशोरावस्था है, किशोरावस्था में क्या होता है कि संवेग जो हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं उन संवेगों के ऊपर कंट्रोल बालक नहीं कर पाता है। तो साथियों इसलिए संवेगात्मक विकास के लिए शिक्षा इस अवस्था में देना चाहिए। विकल्प नंबर 2 सही है 20वें क्वेश्चन में। तो आज के 20 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। इसके बाद 8 बजे जो टेस्ट आ रहा है शिक्षण वीडियो का, वापस कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट है वो, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 5 में से 4 स्टार में उसको दूंगा साथियों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और ये टेस्ट है, इसको मैं 5 में से 2 स्टार दूंगा। तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।